क्यों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे और सबकी बढ़िया तैयारी चल रही होगी। हम लोग बात कर रहे थे प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद की हमने विशेषताएं पढ़ी, कुछ इम्पोर्टेंट कवि थे उनके बारे में पढ़ा था, और एक हमारे मुक्तिबोध जी थे जो पीछे रह गए थे, जिनकी बात हम अब करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको काम के लगे नोट्स वगैरह, तो अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि किसी और को बता देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो ऐसी बातें नहीं हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं मुक्तिबोध। प्रगतिवाद की कवि है मुक्तिबोध। एक मिनट, थोड़ा इसको मैं पेन ले लूँ, पेन लेना भूल गया था, है ना। तो मुक्तिबोध का सबसे पहले आपको जन्म ध्यान रखना है कि जन्म कब हुआ, 1917 में। एक बार मैं और बता दूं, क्योंकि प्रगतिवाद के जो कवि है उनका कर्म पूछा जाता है, उनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जन्म ध्यान में रखना है, इनका जन्म हुआ था 1917 में। और इनके बारे में एक चीज़ ध्यान रखनी है, मुक्तिबोध मानवतावादी आलोचक थे। कैसे आलोचक थे मुक्तिबोध? मानवतावादी आलोचक, मानवतावादी आलोचक थे मुक्तिबोध जी। इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि मुक्तिबोध जी कैसे आलोचक थे। तो ये मानवतावादी आलोचक थे। और मुक्तिबोध जी गहन अनुभूति व तीव्र इंद्रिय बोध के कवि थे। गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध, ये फ़ॉन्ट नहीं मिला, मैंने ऐसे लिख लिया, शुद्ध ये है, ठीक है ना। तीव्र इंद्रिय बोध के कवि कौन थे? मुक्तिबोध। और इनकी क्या खूबी है? ये मध्यम वर्गीय जीवन के आधुनिक कवि है। पूछ ले, मध्यम वर्गीय जीवन के आधुनिक कवि कौन है? तो मुक्तिबोध जी। और ये फैंटेसी के कवि है। कैसे कवि है मुक्तिबोध? फैंटेसी की कवि है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या है, फैंटेसी को मुक्तिबोध ने अनुभव की कन्या माना। क्या माना? एक और ध्यान रखना, जो ये फैंटेसी है ना, इसको मुक्तिबोध ने क्या माना? अनुभव की कन्या, अनुभव की कन्या माना। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें काम की वही बात करेंगे हम, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इनकी कुछ उपाधियाँ हैं, किसने क्या कहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भयानक खबरों के कवि कौन है? मुक्तिबोध। भयानक खबरों के कवि कौन है? मुक्तिबोध। अब आपसे पूछ ले, बात के कवि, ठीक, या भयानक खबरों के कवि शमशेर, ठीक है। एक मिनट, ये डबल हो रहा है ना। बात के कवि शमशेर, ये एक मिनट आप इसको रोकना भी, शायद यही होगा, फिर भी अगले वीडियो में कंफर्म करेंगे, क्योंकि थोड़ा मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। भयानक खबरों के कवि तो मुक्तिबोध है, बात के कवि शमशेर है। ये लाइन शायद रिपीट हो गई, इसको छोड़ो अभी आप, है ना। आत्म मंथन के कवि कौन है? मुक्तिबोध है। ज्ञानात्मक संवेदना या संवेदनात्मक ज्ञान के कवि पूछ ले, ये भी मुक्तिबोध है। भयानक खबरों के कवि, आत्म मंथन के कवि, ज्ञानात्मक संवेदना या संवेदनात्मक ज्ञान के कवि पूछ ले, तो मुक्तिबोध जी है। और बच्चन सिंह ने क्या कहा कि इनकी कविताओं में प्रगतिवादी व प्रयोगवाद का क्या है? मिश्रण है। किन की कविता में? मुक्तिबोध की कविता में प्रगतिवादी और प्रयोगवाद दोनों का क्या है? मिश्रण है, ठीक है। फैंटेसी है। फैंटेसी क्या है, थोड़ा ये देख लो आप, क्योंकि मुक्तिबोध ने फैंटेसी को क्या कहा था? अनुभव की कन्या कहा था। क्या कहा था? अनुभव यानी एक्सपीरियंस की कन्या कहा था, कि मन की निगूढ़ वृत्तियों का अनुभूत जीवन समस्याओं, इच्छित विश्वासों व इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप भी क्या है? फैंटेसी है। ये लाइन ऐसी कैसी आ रखी है, फैंटेसी का अर्थ क्या है, तो सीधी की सीधी मैंने यहाँ पेस्ट करी है, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना। आगे देखो, अब इनके संग्रह इनके दो तीन ही है जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे भी गए हैं। एक इनका चांद का मुंह टेढ़ा है, जो कब का है? 1964 में। चांद का मुंह टेढ़ा है, किसका संग्रह है? मुक्तिबोध का संग्रह है, जो 1964 में लिखा। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इस संग्रह को क्या कहा? बड़े कलाकार की इसे स्केच बुक। बड़े कलाकार की स्केच बुक किसे कहा है? मुक्तिबोध के चांद का मुंह टेढ़ा है, जो 1964 में लिखा गया। फिर उनका दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल। कौन सा? भूरी भूरी खाक धूल, ये 1980 में लिखा गया। और बिना किसी कथानक या कथा का सारा ले हुए लंबी कविता का प्रावधान इसमें किया गया है ना। बिना किसी कथानक या कथा का सारा ले हुए, मतलब एक लंबी कविता कह सकते हो आप। बाकी ये संग्रह है किनका? मुक्तिबोध का। इनके अलावा इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आप ऐसे ही ध्यान रख लो, वैसे आगे हम बात कर लेंगे उनकी, है ना। चलो यहाँ बता देता हूँ दो तीन रचना, आप थोड़ा ध्यान रखना। भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारतीय इतिहास और संस्कृति किसकी है? मुक्तिबोध की रचना है, पूछ रखी है। इसके अलावा अंत्यकरण का आयतन, अंत्यकरण का आयतन, अंत्यकरण का आयतन, ये भी मुक्तिबोध की रचना है।
ध्यान में रखना आप। इसके अलावा मुक्तिबोध की रचना और देखो आप, इनके अलावा एक रचना इनकी है भूल गलती। क्या है? भूल गलती, ये भी मुक्तिबोध की रचना है। इनके अलावा एक है ब्रह्म राक्षस। क्या है? ब्रह्म राक्षस, किसकी है? मुक्तिबोध की। और एक है एक स्वप्न कथा। एक स्वप्न कथा, ये भी मुक्तिबोध की रचना है। इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर ये रिपीट भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके आगे हम देखते हैं इनके काव्य। मुक्तिबोध के काव्य कौन कौन से हैं? अंधेरे में, कौन सा काव्य? अंधेरे में, जिसमें खंड कितने हैं? 8 खंड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अंधेरे की एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना आपको। हिंदी की सबसे लंबी कविता है कौन सी? अंधेरे में। किसकी है? मुक्तिबोध की। और प्रारंभ में ये कविता आशंका के दीप अंधेरे में नाम से छपी थी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूरी कविता लगी है अंधेरे में, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रारंभ में किस नाम से छपी थी? आशंका के दीप अंधेरे में। और इसको शमशेर बहादुर सिंह ने देखता इस्पाती दस्तावेज कहा था। क्या कहा था? देखता इस्पाती दस्तावेज। और रामविलास शर्मा ने इसे क्या कहा है? आरक्षित जीवन की कविता। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में को क्या कहा? आरक्षित जीवन की कविता। और क्या कहा? अपराध भावना का अनुसंधान। मतलब अंधेरे में कविता को रामविलास शर्मा ने आरक्षित जीवन की कविता कहा। और क्या कहा? अपराध भावना का अनुसंधान। और प्रभाकर माचवे ने क्या कहा? इसे लावा कहा है। क्या कहा है? लावा कहा है। और चीज़ ध्यान रखना आप, अंधेरे की कविता की शैली पूछ ले कैसी है, तो ये फैंटेसी शैली में लिखी गई है। किस शैली में? फैंटेसी शैली में लिखी गई है। और इसमें मतलब कवि की रचनात्मकता का उत्कर्ष, यानी जो ये क्या नाम है, मुक्तिबोध, इनकी रचनात्मकता का उत्कर्ष अगर देखना है तो इसी कविता मिलेगा। किसमें? अंधेरे में कविता में। ठीक है साथियों, तो आगे देखते हैं हम मुक्तिबोध जी के बारे में कुछ और नामवर सिंह जी ने अंधेरे में को क्या कहा? अस्मिता की खोज। और निर्मला जैन ने कहा अंत्य स्थलों का विप्लव। निर्मला जैन ने अंधेरे में को क्या कहा? अंत्य स्थल का विप्लव। इंद्रनाथ मदान ने आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा। क्या कहा है? आत्म संशोधन का अनुसंधान। फिर देखो ब्रह्म राक्षस, जो चांद का मुंह टेढ़ा में है ये, ठीक है, अंधेरे में नहीं है। और मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की प्रतीक है ब्रह्म राक्षस कविता। और इसमें बावड़ी का एक जिक्र आता है, वो अवचेतन मन का प्रतीक है। और इनका कौन सा काव्य है? भूल गलती। कौन सी है? भूल गलती, हमने अभी बात करी। एक पीली शाम, चकमक चिंगारियाँ, लकड़ी का रावण। देखो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, एक पीली शाम, भूल गलती, ये दो भी एक दो बार पूछ रखी है। चकमक चिंगारियाँ और लकड़ी का रावण किसकी रचना है? बताओ। मुक्तिबोध की। और हमने बात करी इनकी, ये क्या देखो, सिर फिरे का गीत, ये भी पूछ रखा कहीं। सिर फिरे का गीत, सिर फिरे का गीत, गीत है ना, ये पेन ऐसे चल रहा है। और है विक्षुप्त बुद्धि के मार्ग स्वर, ये भी पूछ रखी है। विक्षुप्त बुद्धि के मार्ग स्वर, ये भी मुक्तिबोध की रचना, ये भी पूछ रखी है। जो पूछ रखी है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, बाकी की बात नहीं कर रहे। भारतीय इतिहास और संस्कृति की हमने बात कर ली थी, जो 1962 में प्रतिबंधित हो गई थी, है ना, शुरू में हमने बात की थी इसकी। इसके अलावा मुक्तिबोध जी की कोई रचना, तो इनका कहानी संग्रह, वो भी आप ध्यान में रख लेना। एक है काठ का सपना। कौन सा है? काठ का सपना। एक मिनट, इसको थोड़ा पतला करते हैं पेन को, है ना। एक तो इनकी काठ का सपना, एक है विपात्र, और एक है सत्य से उठता आदमी। ये मुक्तिबोध के कहानी संग्रह हैं। फिर इनकी आलोचना कौन कौन सी है? आलोचनात्मक कृतियों की अगर आप बात करो तो कामायनी एक पुनर्विचार। कौन सी है? कामायनी एक पुनर्विचार, ये इनकी आलोचनात्मक कृति है। किसकी? मुक्तिबोध की। और प्रसाद को इसमें बुर्जुआ व मुमूर्ष का कवि कहा है। तो जयशंकर प्रसाद है ना, उनको इस कविता में, यानी इस आलोचना में बुर्जुआ का मुमूर्ष कवि कहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है स्पेशल रूप से। आगे देखो, दूसरी इनकी आलोचना है नई कविता का आत्मसंघर्ष। क्या है? नई कविता का आत्मसंघर्ष किनकी है? मुक्तिबोध की। लेकिन नई कविता के प्रतिमान तो लक्ष्मीकांत वर्मा की है। एक नाम की है, नो मैंने साथ में लिख ली। एक है नामवर सिंह की कविता के नए प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की है। नई कविता का आत्मसंघर्ष मुक्तिबोध की आलोचना है। और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। इनको इंपॉर्टेंट मान लेना, ये तीनों रचनाएं बार बार पूछी जाती है, मिलाने वाला क्वेश्चन आता है।
फिर अगली इनकी आलोचना है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। क्या है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, अब हम इनकी पंक्तियाँ जो इम्पोर्टेंट पूछी जाती है उनकी बात कर लेते हैं। किन की पंक्तियाँ? मुक्तिबोध की। इसलिए मेरी कविताएं भयानक हिडिम्बा, वास्तव की विस्फृत विकृत बिंबा। ये किसकी है? मुक्तिबोध की। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। मुक्तिबोध की। तोड़ने ही होंगे सब मठ और गढ़, अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने पड़ेंगे। ये भी मुक्तिबोध की है। मुझको कदम कदम पर चौराहे मिलते बाएं फैलाएं। ये भी मुक्तिबोध की है। दिल तड़पता है अंधेरे का अंदाज, दिल में तड़पता है अंधेरे का आवाज। किसकी है? ये भी मुक्तिबोध की पंक्ति है। मतलब काव्य पंक्तियाँ, पंक्तियों का भी ट्रेंड था, कई बार अब कम पूछी जाती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। एक इनकी पंक्ति और है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये ना पहले ये पूछी जाती थी, अब क्या कर रहे हैं, शुरू से पूछ रहे हैं, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। एक है परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं कहाँ वह हैं। ये अंदर से शायद है ना। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह हैं। एक है पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाठों के बीच, यानी पिस गए वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाठों के बीच, ये भी पूछ रखी है। एक इनकी और है पंक्ति, क्या है, गुस्ती है लाल लाल मसाल, अजीब सी अंतराल, विवर के तम में लाल लाल कोहरे के सामने स्नात लोक पुरुष, एक रेसी साक्षात। ये अंधेरे से पंक्तियाँ हैं, तो आप अंधेरे में कविता अच्छे से देख लेना। ये पंक्तियाँ सारी पूछ रखी है, तो मैंने यहाँ थोड़ा इनका जिक्र कर दिया है। ठीक है साथियों, तो अब कुछ इनके बारे में अलग अलग कवियों ने कुछ कहा है, तो वो आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैंने टाइप नहीं कर रखा है। ठीक है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मुक्तिबोध के बारे में क्या कहा है, आपको थोड़ा गौर से सुनना है ना। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणय अनुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। मतलब क्या कहा कि कबीर में जैसा सामाजिक विद्रोह का तीखापन, प्रणय अनुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव किसमें है? अपने मुक्तिबोध में। यह कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। एक है नामवर सिंह का कथन कि ये तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। यानी ये तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में कौन है? मुक्तिबोध है। ये मानना था किसका? नामवर सिंह का। ठीक है, किसका मानना था? नामवर सिंह का। एक पंक्ति और है कि नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में क्या है? निराला की। ये भी किसने कहा? नामवर सिंह ने। क्या कहा है कि नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में किसकी है? निराला की है। ये भी नामवर सिंह जी का कहना है। और एक रामविलास शर्मा का भी कोटेशन आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये भी पूछा गया है, रामविलास शर्मा। इसको धीरे करके आप लिख लेना ना, रामविलास शर्मा। मैं यहाँ लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए टाइम हम खराब नहीं करेंगे ना। कि मुक्तिबोध के काव्यों में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। रामविलास शर्मा ने क्या कहा? वापस सुनो कि मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। ये किसका मानना है? रामविलास शर्मा का। फिर निर्मला जैन ने क्या कहा मुक्तिबोध के बारे में? निर्मला जैन ने कहा था कि उनकी भाषा अनगढ़ तेजोदीप्त भाषा है। निर्मला जैन ने क्या कहा कि उनकी भाषा अनगढ़ तेजोदीप्त भाषा है। ये किसका मानना है? निर्मला जैन का। और अशोक वाजपेयी ने क्या कहा मुक्तिबोध के बारे में? कि मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि है। उन्होंने अपने सत्य को कठिन वैचारिक एवं भावनात्मक संघर्ष से पाया और कठिन कविता में चरितार्थ किया। वापस सुनो, अशोक वाजपेयी ने क्या कहा है कि मुक्तिबोध एक कठिन समय के क्या है? कठिन कवि है। उन्होंने अपने सत्य को कठिन वैचारिक एवं भावनात्मक संघर्ष से पाया और कविता में क्या करा? चरितार्थ करा। यह अशोक वाजपेयी का कहना है। एक लास्ट कथन है बच्चन सिंह का मुक्तिबोध के बारे में, ये भी आपको थोड़ा सुन लेना है, और 2-4 बार सुनोगे तो आप इनको याद भी कर लोगे, बड़ी बात नहीं है ना। मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का एक रासायनिक मिश्रण है। बच्चन सिंह जी क्या कह रहे सुनना, क्योंकि मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्तियाँ उन्हें मान्य नहीं है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है मुक्तिबोध के बारे में। वापस सुन लो एक बार कि मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का क्या है? रासायनिक मिश्रण है।
वे एक साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्तियां उन्हें मान्य नहीं है। ये किसका मानना है? बच्चन सिंह का। जब अपने ये अपडेट नोट्स आएंगे ना तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको टाइप्ड मिलेगी, क्योंकि ये पीडीएफ मेरे पास पुरानी है, उनकी पीडीएफ वगैरह बनाई नहीं है, तो सोचा पुरानी से ही मैं आपको करवा दूँ। ठीक है साथियों, हमने मुक्तिबोध जी के बारे में बात करी है, और इनके बारे में क्या बात करें, बाकी ये तुलना तो हम बाद में देख लेंगे, अभी तो कोई मतलब नहीं देखने का। ठीक है साथियों, 6 बार पढ़ेंगे ना, उसके बाद ये तुलना देख लेंगे। अगर आपको ये नोट्स काम के लगे, अच्छे लगे, तो आप इन्हें बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन है डिवीज़न है। ठीक है ना, तो कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैं बड़ी बड़ी ये क्लासें रिकॉर्ड ना करके छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपके काम आ जाए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।